Hey guys, how are you? My name is Ashwani and I welcome to Ideal Coachings. I hope you all are doing well. आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्लास की ज्योग्राफी को कवर कर लिया है और अब हम नाइन्थ क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का हमने कवर कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। जो भारत की लैंड का बहुत अधिक जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें ये बताता है कि जो भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का मतलब कि एक बहुत ही पुराना एरिया रह चुका है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। पुराने टाइम पर इसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे अर्थक्वेक आते गए ये भी जो हमारे पास धारणा थी ये पूरी तरीके से गलत साबित कर दी गई है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं कि जो हिमालयाज़ हैं ये बिल्कुल यंगेस्ट जिसे फोल्डेड माउंटेन के रूप में हम कहते हैं। उसके अलावा जितने भी जियो साइंटिस्ट होते हैं के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ शामिल हैं। ये अगर हम देखें ये हमारा पूरा हिमालय पर्वत का पार्ट है। ठीक है, अब इस हिमालय पर्वत को डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट्स के अंदर। अगर ये ऊपर वाला पार्ट देखें तो इसको बोलते हैं कराकोरम पार्ट। समझ में आई बात? तो ये कुछ हिमालयाज़ के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाले कम ऊंचाई पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बने हैं। जो नॉर्थ के प्लेन हैं वो एल्वेली मिट्टी से बने हुए हैं और जो हमारे पास प्लेट्यूज़ हैं वो इग्नियस रॉक्स से बने हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को दिखाते हैं हमें। अगर हम बात करें कि कौन से पर्वत की कितनी ऊंचाई है, तो सबसे पहले नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है भारत में है 8,126 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है 8,078। नंदा देवी पर्वत भारत में है 7,817 मीटर। कामेट भारत के अंदर है 7,756 मीटर। नामचा बरुआ भारत में है 7,756 मीटर की ऊंचाई के। गरुड़ा मंदता नेपाल में है 7,728। अगर हम पूरी डिटेल में जाएं तो भारत में काफ़ी अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं तो हमें माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं, कहीं हमें प्लेन्स देख रहे हैं, कहीं हम प्लेन्स देख रहे हैं, कहीं हमें प्लेट्यूज देख रहे हैं, तो कहीं डेजर्ट, कहीं कोस्टल प्लेन्स और कहीं तो आइलैंड्स। तो ये सब चीज़ें हमें डाइवर्सिटी को ही बताती हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम सबसे पहले हिमालयाज़ की बात करें, भारत के नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री के ऊपर एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसको हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ये एक यंगेस्ट माउंटेन है। यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी हाइट है, जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, यही कारण है कि इसको यंगेस्ट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। और ये दूसरा कि ये फोल्डेड माउंटेन का पार्ट है। ठीक है,
फोल्डेड माउंटेन को मैं प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ कि ये फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं इसको प्रॉपरली देख लें तो उसमें से आपको पता लग जाएगा। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, ये बात इसमें लिखी गई है। इसमें 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर की है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है वो अधिक है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लें ये हमारे पास पार्ट है, तो ये वाली जो इसकी ऊंचाई है कम है और यहाँ पर ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये जो हिमालय है, हमने पहले ही दिखाया कि जो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं इसको हम समझते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत से अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंची जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला जो है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इस हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। अगर हम देखें कि हिमालय के कुछ जो टॉप पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, इसको तो रट लें आप पूरा। ठीक है, 8848 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कंचनजंगा शिखर है, भारत के अंदर है 8598 मीटर, 8598 मीटर की ऊंचाई। उसके बाद मकालू पर्वत नेपाल में है, धौलागिरी पर्वत नेपाल में है। ठीक है, इस तरीके से करके ये कुछ हमारे पास पर्वत है, शिखर हैं और इनकी ऊंचाई भी दे रखी है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है तथा इसका बहुत सा भाग हिमानियों का प्रवाह करता है। हिमानियों इन द सेंस नदियों का। ठीक है, जो हिम से निकलने वाली यानी कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों को बोला जाता है हिमानियाँ। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमाचल यानी निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री को बेसिकली हम हिमाचल वाला एरिया से बोलते हैं। इन श्रृंखलाओं को निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तन शैलों से हुआ है। तो यहाँ की जो मेन जितनी भी सीरीज़ है, ये माउंटेन सीरीज़ है, इनका जो निर्माण हुआ है ये कंप्रेशन के कारण हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में तथा जो औसतन चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के बीच में रहती है। पीर पंजाल, ये नाम याद रखना, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित है, यानी कि सारा का सारा पार्ट हिमाद्री का पार्ट है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, जैसे 3 में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो सबसे ये जो बीच वाली थी इसको हिमाद्री बोलते थे, अब ये जो सबसे बाहरी वाले इसको बोलेंगे शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक के बीच में है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असम्मिलित अवसादों से बनी है। असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जैसे जो नदियाँ ऊपर से पानी को ले आती हैं नीचे और साथ में अपने साथ कुछ मिट्टी कटाव इस तरीके से चीज़ें ले आती हैं, तो उसके कारण जो बनती है अवसादों से, उनको बोलते हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे जब हम शिवालिक और जो
छोटी हिमालय है उसके बीच वाला जो खाई हमें दिखेगी उसको हम क्या कहेंगे, दून के नाम से जानेंगे। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये इस तरीके से नाम से हम जानते हैं कि कई शहर हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे पहले कौन सी है, ये काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी है हमारे पास, शिवालिक। और ये बीच में हमारे पास ये उधर वाली कौन सी रहेगी हमारे पास, ये रहेगी हिमाद्री। ठीक है, ये बीच वाली। तो इसको प्रॉपरली आप इसको देख लीजिए। कई श्रेणियां हैं हमारे पास, अरावली, सुलेमान। ठीक है, कई टाइप की हमारे पास श्रेणियां देखने को मिलती हैं, सीरीज जिसे बोलते हैं। अब बात आती है नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ने से पहले यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर डिवाइड करते हैं, इन वर्गीकरणों को नदियों और घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक के इस भाग को कश्मीर हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सतलुज तथा काली नदियों के बीच में स्थित होने की वजह से हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी के नेपाल हिमालय के साथ तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम के हिमालय को सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, जैसे कि और उसके क्या नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड़ के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा में एंटर कर जाती है। तो ये तो था कुछ माउंटेन्स के बारे में कि ओवरऑल माउंटेन्स की क्या स्थिति है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों की अवसादी शैलों से बनी हुई हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसर जंगल और ढकी हुई तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिज़ो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन की, नॉर्दर्न प्लेन में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनकी सहायक नदियों से बना है। मतलब कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 नदियों से मिलकर बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिलकर ये बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और इसके विस्तार में 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये डेंसर जनसंख्या वाला एरिया है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अगर हम नॉर्दर्न पर्वतों की बात करें, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण होता है। तो ये तो कुछ थी इसकी कुछ ये टेक्निकल डेफिनेशन। अब बात आती है कि दोआब का क्या अर्थ होता है। 2 नदियों के बीच के भाग को बोलते हैं दोआब। दोआब 2 शब्द से मिलकर बना है, दो अर्थात 2 तथा आब, आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब में भी 2 शब्द मिलकर बने, पंज तथा अर्थ। ठीक है, जब 2 नदियां मिलकर एक फर्टाइल एरिया बनाती हैं उसको बोलते हैं दोआब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को पश्चिम भाग तथा पंजाब के मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं, जो कि हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर, तीस्ता नदियों के बीच है।
यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसकी पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्च वचों से बिना किसी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियाँ विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के चारों भूभागों में विभाजित की जा सकती हैं। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते टाइम शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी गुटिका का निक्षेपण करती हैं। जब कोई भी नदी शिवालिक की पहाड़ों से नीचे की ओर आती है तो ये गिरते क्रम में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा एरिया कवर करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी का दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दल बदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया और फिर उन लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कृषि की जाने लगी। अगर हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, दुधवा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ज़िले में ये प्रेजेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है। वेदिका आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चूनादार पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। वहीं अगर हम पठारों की बात करें, प्लेटूज़ की बात करें, तो इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, मेज के तरीके से मिलती है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा ये है। इसी पठारी भाग को चौड़ी तथा छिछली घाटियों एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भूभाग हैं, मध्यम उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठारों के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है, उसे मध्यम उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण के सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम की अरावली से घिरी हुई है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम में, यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थलों से मिला जाता है। इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब की सब दक्षिण पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। तो इनसे हम नदियों के बारे में भी जान सकते हैं। अब अगर हम बात करें मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में तो ये ज़्यादा चौड़ी है और पूर्व में थोड़ी सी पतली है। स्थानीय बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से इसे जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार में दामोदर नदियाँ तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार शामिल है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो हमारे पास दक्षिण का पठार है, जैसे ये हमारे पास इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जो साउथ ईस्ट पठार है, इधर से और इधर से, तो ये एक ट्रायंगल का शेप बना लेते हैं। ठीक है। उत्तर के इस चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसे उत्तर पूर्वी विस्तार है। भारत की भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दूसरी बात कि दक्षिण में जो पठार हैं वो पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिम घाट में स्थित हैं। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की, आइलैंड्स के बारे में। हम पहले ही जान चुके हैं कि भारत का जो बहुत बड़ा मुख्य भूभाग है वो अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप का समूह भी स्थित है। हम जानते हैं कौन कौन से हैं ये। एक तो है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। ये कि
ये कौन कौन, यहाँ पर यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की रक्षा को बनाए रखने में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पौधे जंतुआं बहुत अधिक इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कई मेडिसिन के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। यही कारण है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस इन आइलैंड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तो ओवरऑल हर एक जियोग्राफिकल फिनोमिना हमारे सोवरेनिटी को प्रभावित करता है और हमारे इंडिया को एक इम्पोर्टेंट राष्ट्र बनाकर खड़ा करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।